हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो हमने 10th क्लास की सीरीज़ शुरू करी है सिविक्स की, ये उसका आज सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है संघवाद। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर किस बारे में है, क्या मैसेज हमें दे रहा है। ठीक है, तो संघवाद यानी कि संघवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। संघ यानी कि संगठन, वाद यानी कि विचारधारा। ठीक है, आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे देखे होंगे जिसके पीछे वाद लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद आदि। तो स्टूडेंट, जिस भी शब्द के पीछे वाद लगा होता है इसका मतलब वो किसी ना किसी विचारधारा को प्रभावित करता है या शो आउट करता है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो संघवाद शासन के विभिन्न सत्रों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। मैंने लास्ट जो टॉपिक आप लोगों को समझाया था उसमें अच्छे से क्लियर किया था कि ऊर्ध्वाधर बंटवारा किसको कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। टॉप में केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, उसके बाद स्थानीय सरकार होती है। ठीक है, इस प्रकार के जो एक तरह से जो मॉडल तैयार होता है वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि संघवाद के सत्ता के स्तर में कौन कौन से स्तर शामिल होते हैं। तो संघवाद में संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक शासन प्रणाली, ये शासन के तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संज्ञात्मक शासन प्रणाली को देखेंगे कि ये कौन सी शासन प्रणाली होती है और किस प्रकार वर्क करती है। देखिए बेटा, संज्ञात्मक यहाँ हम लिख लेते हैं शासन प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या होता है, शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आदि। यानी कि जिसमें केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, वो क्या कहलाता है, संज्ञात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं। जब इनके पास अपनी शक्तियां हैं तो ये जो राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। यानी कि अगर ये कोई फैसला लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो केंद्र सरकार को उसका जवाब दे कि उन्होंने ये कोई व्यवस्था क्यों लागू की है। ठीक है, तो वो फ्री हैं केंद्र सरकार से, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, इतनी पावर उनके पास है। संज्ञात्मक शासन के सभी स्तरों की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर वो केंद्र सरकार को जवाब नहीं दे रही तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार का दबदबा नहीं रहता, बल्कि जनता के प्रति लोग जो सरकार है वो जवाबदेह होती है, उनको जनता को जवाब देना होता है कोई भी अगर कार्रवाई किसी प्रकार की करते हैं तो। अब देख लीजिए, दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 ही देश ऐसे हैं जिसमें संघीय शासन प्रणाली है, जिसमें दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है या रहती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी बुक में मैप दे रखा है जिसमें संघीय शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है, तो आप एक बार वो भी चेक कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिए हैं जिनमें संघीय शासन प्रणाली है। बेल्जियम, कनाडा, यूएसए, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन आदि। ये वो देश हैं जिनमें और भी देश हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल ही लिखे हैं। 25 ऐसे देश हैं 193 देशों में से जिनमें संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। स्टूडेंट, ये तो बात थी संघीय शासन प्रणाली की। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारा वो आता है अर्ध संज्ञात्मक शासन प्रणाली। हमने संज्ञानात्मक शासन प्रणाली के बारे में जान लिया है, अब हम जानते हैं कि अर्ध संज्ञानात्मक शासन प्रणाली कौन सी होती है। अधिक शक्ति केंद्र के पास, ऐसी शासन व्यवस्था
जिसमें अधिक शक्ति तो केंद्र के पास हो और कम शक्ति राज्य के पास हो। जैसे यहाँ मैं बनाई देती हूँ, ऐसे देख लेना। मान लिया ये दो स्तर हैं, एक केंद्र सरकार का, ठीक है, और दूसरा हम मान लेते हैं कि राज्य सरकार है। तो अधिक पावर तो हो केंद्र सरकार के पास और कम पावर हो किसके पास? राज्य सरकार के पास। केंद्र के पास अधिक शक्ति और राज्य के पास कम शक्ति हो, ठीक है। जैसे कि भारत, राष्ट्रपति नाम मात्र प्रधान होता है, इसमें वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इस प्रकार की जो शासन प्रणाली होती है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है एकात्मक शासन प्रणाली। क्या होती है? सारी शक्ति केंद्र के पास होती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जितनी भी शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं। यदि स्थानीय सरकारों को कोई शक्ति दी भी गई होती है तो वह केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई होती है। अब यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। जैसे डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग ही एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। डायसी क्या कहते हैं? जिसमें केंद्रीय शक्ति के द्वारा ही सारे नियम कानून बनाए जाएं, वो क्या कहलाता है? एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। गार्नर क्या कहते हैं? जब सरकार की संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा एक ही केंद्रीय अंग को दे दी जाएं और उसी से स्थानीय सरकारें अपनी शक्ति प्राप्त करें, वह व्यवस्था एकात्मक होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस, इटली आदि। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको संज्ञानात्मक, अर्ध संज्ञानात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली है वो समझ में आ गई है। हमारे चैप्टर का नाम है वो संघवाद है, तो हम संघीय शासन व्यवस्था को आगे लेकर चलते हैं। तो जान लेते हैं कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है इसमें सरकार दो या दो अधिक स्तरों वाली होती है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है ये। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यहाँ एक वर्ड आया है अधिकार क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकार क्षेत्र क्या होता है। अधिकार क्षेत्र स्टूडेंट ऐसा दायरा जिसमें भौगोलिक सीमा तय हो तथा उस पर उसका अधिकार वैधानिक हो। सपोज करो आप किसी पोस्ट पे हो, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट पे होता है तो उसका एक दायरा होता है कि आपको इस एरिया से संबंधित ही जो केस हैं वो सॉर्ट आउट करने होते हैं, ठीक है। तो वो उसका क्या हो जाता है, वो एरिया उसका वैधानिक अधिकार होता है, उस पर उसका अधिकार क्षेत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन में दो स्तरों की सहमति आवश्यक होती है। यानी दोनों स्तर, जो केंद्रीय सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है, दोनों की सहमति ही आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि भाई केंद्र सरकार ने कोई फैसला ले लिया और उसको लागू कर दिया, या ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई फैसला लिया और उस चीज को लागू कर दिया, ठीक है। दोनों स्तर हैं, उनकी सहमति आवश्यक है, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्षेत्राधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय स्वायत्ता, यानी कि टैक्स कौन लगाएगा, केंद्र सरकार लगाएगी या राज्य सरकार लगाएगी, ये भी तय किया जाता है। संघीय शासन के दो उद्देश्य, अब दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? देश की एकता की सुरक्षा को बनाए रखना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही समुदाय को बढ़ावा दिया जाए, तो जो विविधताएं हैं उनका भी सम्मान करना इसमें संघीय शासन प्रणाली में आता है। आज का हमारा जो लास्ट
टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो डिस्कस कर रहे हैं, आदर्श संघीय व्यवस्था के पक्ष। यानी कि आदर्श में मतलब अपने आप में एक व्यापक अर्थ रखता है, ऐसा आचार, ऐसा व्यवहार जो दूसरे भी अनुसरण कर सके, जो दूसरे भी अपना सके। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था में एक तो आपसी भरोसा होना चाहिए, ठीक है, साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। उसी मान लिया अगर हम बात करें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो आदर्श संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, आपस में भरोसा होना चाहिए, साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट, आज जो हम संघीय शासन या संघीयवाद की जो बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।